Good afternoon, all of you. My name is Miss Preeti Mishram. I am Assistant Professor in Geology subject in वीरांगना अवंतीबाई गवर्नमेंट कॉलेज छुईखदान। आज हम ब्लड कोगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम रुधिर का थक्का जमना भी कहते हैं। ये बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर फर्स्ट की यूनिट 4 में चैप्टर 3 के रूप में प्रेजेंट है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि ब्लड कोगुलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। जब ब्लड किसी भी रक्त वाहिनी के अंदर उपस्थित होता है तो वो कभी भी ब्लड क्लॉट नहीं करता। ब्लड के पास हमेशा अपनी एक प्रॉपर्टी होती है ब्लड क्लॉट निर्माण करने की। जब भी किसी भी ब्लड वेसल में जब भी चोट लगती है तो उससे क्या होता है कि चोट लगने की वजह से वहाँ पे बहुत सारी ब्लड प्लेटलेट्स आके जमा हो जाती है और साथ ही बहुत सारे फैक्टर्स भी अपना रोल प्ले करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो इंजर्ड जो एरिया है उस एरिया में ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो ब्लड की अपना एक गुण होता है ब्लड क्लॉट फॉर्म करने का, ताकि इससे जो हमारे शरीर में जो भी ब्लड उपस्थित होता है वो बाहर ना निकल सके और हमारे शरीर में ब्लड की कमी ना हो सके। तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स महत्वपूर्ण होते हैं। ब्लड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्लड जब ब्लड के वाहिनी के अंदर रहता है तो कोई भी ब्लड क्लॉट नहीं होता, लेकिन जैसे ही ब्लड वाहिनी जो बोलना चाहिए इंजर्ड हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट का निर्माण होता है। ब्लड क्लॉट के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जैसे मैंने बताया था कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें कि जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, फिब्रिन होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स ये सब चीज मिल करके जहाँ पे भी जो एरिया इंजर्ड हो जाता है वहाँ पे वो अपना मतलब ब्लड प्लेटलेट्स आके सब लोग जमा हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोस्टेटिक प्लग बोलते हैं। तो ये जो ब्लड क्लॉट का जो गुण है वो एक बीमारी होती है जिसको हम हीमोफीलिया बोलते हैं। इस बीमारी से जो भी मनुष्य रोगग्रस्त होते हैं इस बीमारी में कोई भी ब्लड क्लॉट नहीं होता। ब्लड जो क्लॉटिंग की जो प्रोसेस जो होती है वो विभिन्न प्रजातियों के एनिमल्स में अलग मतलब एक ही प्रकार की होती है, लेकिन उसका जो समय है वो थोड़ा बहुत अलग होता है। यहाँ तक कि एक ही प्रजाति के अलग अलग मनुष्यों में इसके समय में अंतर पाया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन कौन सी थ्योरीज दी गई थी। ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी। समय समय पर थ्योरीज का अपना एक विकास होता रहा। तो सबसे पहले जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो थ्योरी दी गई थी वो अलेक्जेंडर स्मिथ ने दी थी। ये इन्होंने दी थी और सबसे पहले जो थ्योरी आई थी वो 1861 में आई थी। 1861 में जो थ्योरी आई थी उसको हम केमिकल थ्योरी बोलते हैं। इस थ्योरी में केमिकल्स जो होते हैं, इस थ्योरी में बताया गया था कि केमिकल्स जो होते हैं वो मतलब ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर उसके बाद में ज़्यादा ही विकसित थ्योरी आई जिसको हम एंजाइम थ्योरी बोलते हैं। एंजाइम थ्योरी में एंजाइम्स की भूमिका होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, जो कि 1872 में आई। तो सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी आई। क्लासिकल थ्योरी जो थी वो बाईफेसिक थी, मतलब कि 2 चरणों में पूर्ण होती थी। जो पहला चरण होता था जिसमें कि थ्रोम्बिन का निर्माण होता था और जो दूसरा चरण होता था उसमें फिब्रिन का निर्माण होता था। लेकिन अभी जो थ्योरी है वो थ्योरी में एक चरण बढ़ गया है जिसको कि हम ट्राइफेसिक कहते हैं। जो पहले जो है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण होता है, उसके बाद में दूसरे चरण में थ्रोम्बिन का निर्माण होता है और तीसरे चरण में फिब्रिन का निर्माण होता है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले बेस्ट एंड टेलर्स थ्योरी। तो सबसे पहले बेस्ट एंड टेलर ने अपनी थ्योरी प्रस्तुत की थी ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो उन्होंने ये बताया था कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो 4 जो फैक्टर जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में अपनी भूमिका निभाते हैं। पहला है प्रोथ्रोम्बिन, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है थ्रोम्बोप्लास्टिन
और चौथा है फाइब्रिनोजन। जो प्रोथ्रोम्बिन है वो लीवर में बनता है और लीवर में बनने के बाद में ये जो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो रक्त में संचारित होता है। दूसरा जो है वो कैल्शियम एक सहकारक होता है जो कि ब्लड में उपस्थित होता है। उसके बाद में तीसरा जो है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो जब ऊतक जब क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, रैप्चर हो जाते हैं, तो वो एक प्रकार का पदार्थ स्त्रावित करते हैं जिसको कि हम थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। उसके बाद में चौथा जो फैक्टर है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन भी लीवर में ही बनता है और लीवर में बनने के बाद में ये जो फाइब्रिनोजन है वो रक्त में संचारित होता है, वो रक्त में घुलनशील रूप में सॉल्युबल फॉर्म में पाया जाता है। तो बेस्ट और टेलर की थ्योरी इन 4 फैक्टर पर आधारित है। ये 4 फैक्टर मिलकर ब्लड क्लॉट करते हैं। उन्होंने ये बताया था कि जब भी कोई भी ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाती है तो क्षतिग्रस्त ऊतकों के द्वारा थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रावन किया जाता है। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है ये फैक्टर कैल्शियम आयन के साथ मिल करके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करता है। फिर थ्रोम्बिन जो होता है, जो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन जो होता है जो कि घुलनशील रूप में ब्लड में उपस्थित होता है, उसको वो अघुलनशील फाइब्रिन में परिवर्तित करता है। और ये जो अघुलनशील फाइब्रिन जो कि धागे नुमा होते हैं, ये धागे नुमा फिब्रिन जो है वो आपस में एक साथ मिल करके एक जाल के समान संरचना, नेट के समान संरचना बना लेते हैं जिसमें कि जो ब्लड कोशिकाएं है वो फंस जाती है और ब्लड क्लॉट हो जाता है और ब्लड बाहर नहीं निकलता। तो बेस्ट एंड टेलर थ्योरी में इसमें कोई भी अगर हम देखेंगे तो इसमें कोई भी प्लेटलेट्स की कोई भूमिका नहीं होती और ब्लड सेल्स की कोई भूमिका नहीं होती। तो अब हम दूसरी थ्योरी देखते हैं, फ्लूइड एंड स्पायरो थ्योरी। फ्लूइड एंड स्पायरो थ्योरी और बेस्ट और टेलर थ्योरी, इन दोनों में ये अंतर है कि बेस्ट और टेलर थ्योरी में अगर हम देखते हैं तो इसमें प्लेटलेट का कोई रोल नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे प्लेटलेट का रोल होता है। दूसरा, बेस्ट एंड टेलर थ्योरी में थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर उपस्थित होता है, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर उपस्थित नहीं होता। थ्रोम्बोप्लास्टिन की जगह फ्लूइड एंड स्पायरो ने थ्रोम्बोकाइनेस को एक फैक्टर के रूप में माना है, जिसमें जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करता है। इसमें भी सेम ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो क्षतिग्रस्त जो ऊतक होते हैं और ब्लड प्लेटलेट्स और ब्लड कोशिकाएं जो क्षति हो जाती है, ब्लड प्लेटलेट्स वगैरह ये सब जब क्षति होती है तो इसकी वजह से थ्रोम्बोकाइनेस नाम का फैक्टर स्त्रावित होता है। ये थ्रोम्बोकाइनेस कैल्शियम के साथ में मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करता है और थ्रोम्बिन फिर फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में परिवर्तित करता है और फिब्रिन फिर जालनुमा संरचना बनाता है जिसमें कि ब्लड कोशिकाएं फंस करके ब्लड क्लॉट बनाती है, इससे ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो ये फ्लूइड एंड स्पायरो थ्योरी थी। अब हम नेक्स्ट थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। थर्ड जो थ्योरी है वो हॉवेल की थ्योरी थी। हॉवेल की थ्योरी इन दोनों थ्योरी से ज्यादा मतलब प्रचलित थ्योरी थी, ज्यादा मान्य थ्योरी थी और इसमें काफी सारे स्टेप्स थे ब्लड क्लॉटिंग के। तो इसमें टोटल इन्होंने 5 स्टेप दिए थे। सबसे पहले इन्होंने बताया था कि जैसे ही कोई भी ब्लड वाहिनी क्षतिग्रस्त हो जाती है, ब्लड वाहिनी के ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो और उसके आसपास की जो प्लेटलेट्स क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसकी वजह से एक फैक्टर वो रिलीज करते हैं, स्त्रावित करते हैं, जिसको कि हम थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो कैल्शियम आयन की उपस्थिति में ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन ये क्या रिलीज करते हैं, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं, जो कि इस थ्रोम्बोप्लास्टिन का इनिशियल फैक्टर होता है। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन की उपस्थिति में थ्रोम्बोप्लास्टिन में परिवर्तित होता है। उसके बाद में हम स्टेप थर्ड में देखेंगे कि जो प्रोथ्रोम्बिन जो उपस्थित होता है वो इनेक्टिव रूप में हमेशा ब्लड में पाया जाता है। ब्लड में इनेक्टिव रूप में वो इसलिए पाया जाता है क्योंकि वो एंटी प्रोथ्रोम्बिन से हमेशा बंध बनाकर रहता है। एंटी प्रोथ्रोम्बिन जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय नहीं होने देता, एक्टिव नहीं होने देता और इस वजह से प्रोथ्रोम्बिन हमेशा इनेक्टिव रहता है ब्लड में। तो जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन में परिवर्तित होता है, ये एक तरीके से उत्तेजक के रूप में कार्य करके
प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने का कार्य करता है। जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन इसके प्रोथ्रोम्बिन और एंटी प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स के संपर्क में आता है, प्रोथ्रोम्बिन अलग हो जाता है एंटी प्रोथ्रोम्बिन से। देखिए यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन अलग हो गया है। प्रोथ्रोम्बिन अलग होने के बाद में ये एक्टिव हो जाता है। ये एक्टिव होने के बाद में स्टेप 4 में ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन ये ट्रिप्टेस और कैल्शियम आयन, ट्रिप्टेस और कैल्शियम आयन के साथ में मिलकर के ये थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है। ये प्रोथ्रोम्बिन अभी भी अगर हम समझे तो ये इनएक्टिव ही फॉर्म में है। जब तक ये थ्रोम्बिन नहीं बनेगा ये फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में परिवर्तित नहीं करेगा। तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन है वो ट्रिप्टेस और कैल्शियम आयन की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है। थ्रोम्बिन एक एक्टिव होता है और थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में परिवर्तित करता है और फिब्रिन फिर जाल बनाकर ब्लड को क्लॉट करती है। तो ये हॉवेल थ्योरी ऑफ ब्लड कोगुलेशन थी। अभी हम थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण किस तरीके से होता है ये हम देखते हैं। तो जैसे ही हमारी ब्लड वेसल्स क्षतिग्रस्त हो जाती है, ब्लड वेसल्स क्षतिग्रस्त होने से ब्लड की जो ऊतक जो होते हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ब्लड में जो पाए जाने वाले जो प्लेटलेट्स होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, ये सब क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जब ये सब क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो ये क्या स्त्रावित करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये ब्लड सीरम में स्त्रावित करते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड नेचर होता है जिसमें कि फॉस्फोलिपिड नेचर होता है जिसमें कि सिफेलिन मतलब उपस्थित रहता है। कौन सा फॉस्फोलिपिड उपस्थित रहता है, सिफेलिन। मतलब थ्रोम्बोप्लास्टिन एक प्रकार का प्रोटीन है। इस प्रोटीन में सिफेलिन बोलना चाहिए फॉस्फोलिपिड उपस्थित होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये ईथर में सॉल्युबल होता है और सिफेलिन जो है इसको थ्रोम्बोप्लास्टिन का गुण देता है। तो हमने देखा थ्रोम्बोप्लास्टिन एक प्रकार का प्रोटीन है और इस प्रोटीन में सिफेलिन जो लिपिड जो है वो उपस्थित होता है जिससे कि ये ईथर में सॉल्युबल होता है। दूसरा हम देखते हैं, सॉरी इसमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण किस तरीके से होता है हम वो देखते हैं, ठीक है। तो जो प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तित किस तरीके से होता है हम वो देखते हैं। तो जब कोई भी ऊतक जो है वो जब इंजर्ड हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो मैंने बताया था कि क्षतिग्रस्त ऊतक या फिर क्षतिग्रस्त जो प्लेटलेट्स है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रावन करते हैं जो कि एक सिफेलिन प्रोटीन है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन जो प्रोथ्रोम्बिन एंटी प्रोथ्रोम्बिन जो कॉम्प्लेक्स है जो कि एक इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स है, इसमें से जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है एंटी प्रोथ्रोम्बिन को निष्क्रिय करता है, अलग करने का कार्य करता है, पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो रिलीज हो जाता है, लेकिन रिलीज होने के बाद भी वो अभी तक अपना कार्य नहीं कर पाता, वो अभी भी इनएक्टिव रहता है। फिर क्या होता है कि जो कैल्शियम और जो बाकी के जो फॉस्फोलिपिड जो होते हैं जो कि इंजॉयड टिश्यू या फिर इंजॉयड प्लेटलेट्स के द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं, ये सब मिल करके प्रोथ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर के एक एंजाइम का निर्माण करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। ये जो एंजाइम होता है प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, ये जो है ये प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उसको फाइनली थ्रोम्बिन में परिवर्तित करते हैं। ये जो थ्रोम्बिन होता है वो एक्टिव होता है। तो इस तरीके से प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में परिवर्तित होता है। अभी देखिए कि फिब्रिन या फाइब्रिन का निर्माण किस तरीके से होता है। तो जो फाइब्रिनोजन जो होता है ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है और ये जो घुलनशीलावस्था में उपस्थित होता है ब्लड में। जब थ्रोम्बिन इसके ऊपर कार्य करता है फाइब्रिनोजन के ऊपर, तो ये फाइब्रिनोजन को जो अघुलनशील फिब्रिन में परिवर्तित करता है। फिब्रिन जो होते हैं वो धागे नुमा संरचना होती है जो कि इनसॉल्युबल होती है। उसके में क्लॉट का निर्माण कैसे होता है, तो जैसे ही जो फिब्रिन जो है वातावरण के संपर्क में आता है, तो वातावरण के संपर्क में आने से क्या होता है कि ये एक तरीके से
थ्रेड या धागे नुमा संरचना निर्माण करते हैं, और ये धागे नुमा संरचना आपस में मिल करके एक जाल का निर्माण करते हैं, जिसमें कि आरबीसी कोशिकाएं फंस जाती है और ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। तो अभी ये जितनी भी थ्योरियां हमने देखी इसके पहले, ये जितनी भी थ्योरीज थी, ये सारी जो थ्योरीज थी ये पुरानी थ्योरीज थी, लेकिन जो ब्लड क्लॉटिंग की जो क्रिया है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज्यादा जटिल प्रक्रिया है। तो ये सारी थ्योरीज 1800 के पहले की थी, 1900 के पहले की थी। 1900 के बाद फिर से बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ, और रिसर्च होने के बाद में बहुत सारे, कम से कम 13 क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के जो फैक्टर्स है वो पाए गए। ये जो ब्लड क्लॉटिंग के जो फैक्टर्स है, ये इंटरनेशनल कमिटी के द्वारा इन्होंने 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को दर्शाया 1954 में, तथा इनको जो है वो रोमन नंबर से, जैसे जैसे इन फैक्टर्स की डिस्कवरी हुई, इनको मतलब नंबर से अंकित किया गया। तो हम देखते हैं ये 13 फैक्टर्स जो है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ये कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे जो पहला जो फैक्टर होता है वो फाइब्रिनोजन होता है। दूसरा जो फैक्टर होता है, सेकंड फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड फैक्टर जो होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। फोर्थ फैक्टर होता है कैल्शियम। फिफ्थ फैक्टर होता है प्रोएसेलेरिन। सिक्स फैक्टर होता है एसेलेरिन। सेवन फैक्टर होता है स्टेबल फैक्टर। एट फैक्टर होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। नाइन फैक्टर होता है क्रिसमस फैक्टर। 10 फैक्टर होता है स्ट्रॉट प्रावर फैक्टर। 11 फैक्टर होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। 12 फैक्टर होता है हैगमैन फैक्टर, और ग्लास फैक्टर भी बोल सकते हैं इसे। और लास्ट जो 13 जो फैक्टर होता है वो होता है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, इसको हम लेकी लॉरेन फैक्टर भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये सारे जितने फैक्टर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, और इनको याद करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, लेकिन इतने सारे फैक्टर्स याद नहीं होते। इसीलिए हमने इसके लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल किया है, जिससे कि ये फैक्टर्स आपको जल्दी से याद हो जाए। तो जो सबसे, देखिए, ये जो 13 फैक्टर है, तो फिब्रिन के लिए हमने फॉर, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को अगर आप याद कर लेते हैं तो कौन सा फैक्टर किसके बाद आता है ये आप आसानी से बता सकेंगे। तो सेंटेंस क्या है हमारा, फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर प्लीज अराइव सून एट चंद्रशेखर प्राइवेट हॉस्पिटल फरीदाबाद। फॉर फाइब्रिनोजन, प्रॉपर फॉर प्रोथ्रोम्बिन, ट्रीटमेंट से थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैंसर से कैल्शियम, प्लीज से प्रोएसेलेरिन, अराइव से एसेलेरिन, सून से स्टेबल फैक्टर, एट से एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, चंद्र से क्रिसमस फैक्टर, शेखर से स्ट्रॉट प्रावर फैक्टर, प्राइवेट से प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, हॉस्पिटल से हैगमैन फैक्टर, और फरीदाबाद से फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो आप ये सेंटेंस याद कर लीजिए, आपको ये फैक्टर्स आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए हम एक एक फैक्टर के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं डीप में। तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो फाइब्रिनोजन होता है। तो फाइब्रिनोजन एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। जो ज्यादातर जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनका जो संश्लेषण होता है वो लीवर में होता है, तो इस तरीके से फाइब्रिनोजन का संश्लेषण भी लीवर में होता है। ये प्लाज्मा में पाया जाता है, प्लाज्मा में ये घुलनशील रूप में उपस्थित होता है। और इसमें मतलब बाद में डिस्कवरी हुई तो ये पता चला कि ये इसके जो धागे जो बनते हैं वो एक प्रकार की कणिकाओं से मिलकर के बनते हैं, जिसको हम माइसेला मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये माइसेला मॉलिक्यूल क्या करते हैं कि फाइब्रिनोजन से फिब्रिन थ्रेड्स का निर्माण करते हैं, धागों का निर्माण करते हैं, जिनकी जो लंबाई जो होती है 0.4 माइक्रोन इनकी लंबाई होती है। अब सेकेंड है प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन भी एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है, ये भी लीवर में संश्लेषित होता है। जो प्रोथ्रोम्बिन जो है, कि संश्लेषण के लिए विटामिन के की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। और प्रोथ्रोम्बिन किस में परिवर्तित होता है, थ्रोम्बिन में परिवर्तित होता है। किससे, किसकी क्रिया से, थ्रोम्बोप्लास्टिन की क्रिया से, फैक्टर 3 की क्रिया से, थ्रोम्बोप्लास्टिन की क्रिया से। इसके साथ साथ में फैक्टर 5, फैक्टर 7 और फैक्टर 10 जो होता है, फैक्टर 5,
फैक्टर 7 एंड फैक्टर 10। तो ये सारे फैक्टर जो होते हैं ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करते हैं। जो प्रोथ्रोम्बिन का मॉलिक्यूलर वेट 69,000 होता है और थ्रोम्बिन का जो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो जस्ट इसके आधा होता है। फिर थर्ड जो फैक्टर होता है हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन लिपोप्रोटीन है और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो ऊतक और प्लेटलेट्स में पाया जाता है और जब ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन को स्रावित करते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करता है। फिर हमारा चौथा फैक्टर कैल्शियम। तो कैल्शियम एक प्रकार का कोफैक्टर है, सहकारक है। ये डायरेक्टली ब्लड क्लॉटिंग में रोल अपना प्ले नहीं करता, ये इनडायरेक्टली ब्लड क्लॉटिंग में जो कोई भी स्टेप्स होते हैं 2-4 स्टेप्स में कैल्शियम अपना रोल सहकारक के रूप में दर्शाता है। उसके बाद में है प्रोएसेलेरिन। प्रोएसेलेरिन एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। प्रोएसेलेरिन जो है उसका निर्माण लीवर में होता है। ये भी प्रोएसेलेरिन जो फैक्टर है ये भी प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करने का कार्य करती है। उसके बाद में जो प्रोएसेलेरिन जो है ये सीरम में अनुपस्थित होता है और क्योंकि ये क्या होता है कि जब ब्लड क्लॉट होता है तो ब्लड क्लॉट में इसका पूरी तरीके से यूटिलाइज हो जाता है, तो इस वजह से ये सीरम में अनुपस्थित रहता है लेकिन प्लाज्मा में उपस्थित रहता है। उसके बाद में एसिलरीन। एसिलरीन जो है वो छठवां कारक होता है, फैक्टर होता है। एसिलरीन जो है ये एक प्रकार से मतलब इसकी अनडिस्कवर्ड है, मतलब ये अभी तक की देखा नहीं गया है, ये एक प्रकार का इमेजिनरी फैक्टर है। उसके बाद में हमारा आता है 7 फैक्टर। 7 फैक्टर को हम स्टेबल फैक्टर बोलते हैं। स्टेबल फैक्टर भी एक प्रोटीन है। इसको विटामिन के की आवश्यकता होती है बनने के लिए, लीवर में बनता है। उसके बाद में लीवर में बनने के बाद में ये सीरम और प्लाज्मा दोनों में ही उपस्थित होता है क्योंकि ये एक तरीके से एंजाइम की तरह कार्य करता है जो कि यूटिलाइज नहीं होता, इस वजह से ये सीरम और प्लाज्मा दोनों में उपस्थित होता है। और ये जो सातवां कारक है, सातवां कारक भी प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करने के लिए मदद करता है। उसके बाद में हम देखते हैं आठवां कारक। आठवां कारक जो है वो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है। ये एंटी हीमोफिलिक जो फैक्टर है ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है। ये प्लाज्मा में उपस्थित रहता है, लीवर में संश्लेषित होता है लेकिन इसका उपयोग हो जाता है ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया में, इस वजह से ये सीरम में अनुपस्थित होता है। उसके बाद में इसकी अगर कमी हो जाती है इसकी वजह से हीमोफीलिया ए होता है। उसके बाद में क्रिसमस फैक्टर जो कि 9वां कारक है। क्रिसमस फैक्टर जो है वो क्रिसमस नाम के एक व्यक्ति में सबसे पहले पाया गया था, इस वजह से इसका जो नाम है क्रिसमस फैक्टर पड़ा। क्रिसमस फैक्टर एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है, ये लीवर में संश्लेषित होता है। इसके लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है इसके बनने के लिए। उसके बाद में ये सीरम और प्लाज्मा दोनों में उपस्थित होता है और इसकी कमी की वजह से हीमोफीलिया बी बीमारी या रोग उत्पन्न होता है। उसके बाद में 10वां फैक्टर जो है स्ट्रॉट फैक्टर। स्ट्रॉट फैक्टर भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ये भी लीवर में संश्लेषित होता है। इसकी कमी की वजह से क्या होता है कि जो भी सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज या फिर जैसे बोलना चाहिए घुटनों की संधि, ये सब यहाँ से जो है रक्त स्त्रावित होता है, ब्लीडिंग होती है। उसके बाद में है 11वां फैक्टर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। ये जो फैक्टर है ये भी एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है, ये भी लीवर में संश्लेषित होता है। इसकी कमी की वजह से हीमोफीलिया सी रोग पाया जाता है और ये प्लाज्मा और सीरम दोनों में उपस्थित होता है। उसके बाद में है हमारा 12वां फैक्टर हेगमैन फैक्टर। तो हेगमैन फैक्टर एक प्रोटीन है, ये जब किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो जल्दी से एक्टिव हो जाता है और इसकी कमी की वजह से क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग की जो क्रिया जो होती है वो थोड़ी धीमी होती है। उसके बाद में हमारा आखिरी और 13वां फैक्टर है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है,
ये फिब्रिन को, जो सॉफ्ट जो फिब्रिन जो होता है उसको वो हार्ड फिब्रिन में परिवर्तित करता है। और इसकी कमी की वजह से क्या होता है कि जो घाव जो है वो देरी से ठीक होता है और ब्लीडिंग या रक्त स्त्राव होते रहता है। तो ये हमारे टोटल 13 फैक्टर्स का डिस्क्रिप्शन था। अब हम देखते हैं टेम्पररी हीमोस्टेटिक प्लग। तो टेम्पररी हीमोस्टेटिक प्लग क्या होता है? तो जैसे ही जो सबसे पहले हम ब्लड वेसल देखते हैं कि ब्लड वेसल्स जो या रक्त वाहिनी की किससे मिलकर बनी होती है। तो रक्त वाहिनी की जो लेयर्स होती है, 3 लेयर्स होती है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। जो मिडिल जो लेयर होती है उसको हम ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, और जो सबसे आंतरिक लेयर होती है उसको हम ट्यूनिका इंटरना कहते हैं। ट्यूनिका इंटरना के जो होती है वो येलो इलास्टिक मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम से मिलकर के बनी हुई होती है। इसके अंदर एक गुहिका पाई जाती है, ल्यूमेन पाई जाती है, जिसमें कि जो ब्लड जो होता है वो फ्लो होते रहता है। तो जैसे ही ये जो रक्त वाहिनी है, रक्त वाहिनी को जैसे ही क्षति पहुंचती है तो इसके अंदर की जो एंडोथेलियम है, एंडोथेलियम क्षतिग्रस्त हो जाती है। और एंडोथेलियम क्षतिग्रस्त होने की वजह से क्या होता है कि इससे जो है तो हम देखते हैं कि जैसे ही रक्त वाहिनी क्षतिग्रस्त हो जाती है, इसके अंदर की एंडोथेलियम क्षतिग्रस्त हो जाती है। एंडोथेलियम की जो ऊतक के बीच में जो कोलेजन होता है, ये कोलेजन रिलीज हो जाता है। और रिलीज होने और स्त्रावित होने की वजह से क्या होता है, ये कोलेजन क्या करता है कि जो रक्त में जो प्लेटलेट्स उपस्थित होते हैं, इस प्लेटलेट्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। और प्लेटलेट्स जहाँ पे भी क्षति होती है वहां आकर्षित होते जाते हैं, वो क्षति एरिया में जाकर के वो पूरी तरीके से जमा हो जाते हैं। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, फिर सेरोटोनिन और एडीपी को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ। तो सेरोटोनिन और एडीपी फिर क्या होते हैं, प्लेटलेट्स ये इसे जाकर के चिपक जाते हैं। और प्लेटलेट्स से चिपक जाने के बाद में क्या होता है कि ये जो सेरोटोनिन और एडीपी जो होते हैं वो दूसरे प्लेटलेट्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे प्लेटलेट्स आकर के जमा हो जाते हैं। और जमा होने की वजह से क्या होता है, ये एक तरीके से टेम्पररी, मतलब ब्लड क्लॉट होने के पहले सबसे पहले क्या होता है कि टेम्पररी या बोलना चाहिए कुछ समय के लिए एक हीमोस्टेटिक प्लग बनता है, जिसको हम प्लेटलेट प्लग बोलते हैं। ये प्लग, इसी को हम बोलते हैं टेम्पररी हीमोस्टेटिक प्लग। तो इसमें अब देखते हैं कि जो क्रिया विधि, ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया विधि कैसे होती है। तो ब्लड क्लॉटिंग की जो क्रिया जो होती है वो एक प्रकार से जटिल क्रिया है, कॉम्प्लेक्स क्रिया है। ठीक है, ब्लड, अब हम हमारे अंदर ये सवाल भी आता है कि जब जब ब्लड क्लॉटिंग जो है वो ब्लड वाहिनियों के अंदर क्यों नहीं होता। तो ब्लड वाहिनियों के अंदर ब्लड में एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट, जिसको हम हिपेरिन बोलते हैं, ये उपस्थित होता है। ये ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया को जो क्या करता है, वो इनहिबिट करता है, ताकि रोकता है, जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं होती। तो जैसे ही कोई भी ऊतक या मतलब कोई भी ऊतक जब इंजरी हो जाती है, या बोलना चाहिए जब क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो ऊतकों की क्षति होने की वजह से एक एक थ्रोम्बोप्लास्टिन जो फैक्टर है उसको स्त्रावित करती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो ऊतकों के द्वारा जो थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रावन होता है वो एक प्रकार का लिपोप्रोटीन होता है। लेकिन जब ब्लड प्लेटलेट्स, जब इंजरी होने के बाद में जब ब्लड प्लेटलेट्स भी क्षतिग्रस्त हो जाती है, टूट फूट जाती है, तो ब्लड प्लेटलेट्स के द्वारा भी थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रावन होता है। तो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो लिपोप्रोटीन ना होकर के फॉस्फोलिपिड होता है। तो इस तरीके से ब्लड प्लेटलेट्स के द्वारा अलग प्रकार का थ्रोम्बोप्लास्टिन स्त्रावित किया जाता है, और टिश्यू के द्वारा अलग प्रकार का थ्रोम्बोप्लास्टिन स्त्रावित किया जाता है। ये दोनों ही थ्रोम्बोप्लास्टिन अलग दूसरे प्लाज्मा के दूसरे प्रोटीन्स और कैल्शियम के साथ मिल करके जो हिपेरिन जो उपस्थित होता है, जो एंटीकोगुलेंट है ना,
उसको इनएक्टिव करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन किस प्रोथ्रोम्बिनेस एंजाइम को निर्मित करते हैं। प्रोथ्रोम्बिनेस एंजाइम जो होता है वो हिपेरिन को इनएक्टिव करता है, और जो इनएक्टिव होने के बाद में हिपेरिन को इनएक्टिव करता है और क्या करता है, साथ ही साथ प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करता है। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में परिवर्तित करता है। फाइब्रिनोजन घुलनशील रूप में होता है, उसके बाद में ये इन अघुलनशील फिब्रिन में परिवर्तित होता है। अघुलनशील फिब्रिन वातावरण के कांटेक्ट में आने से जो धागे नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि एक जाल नुमा संरचना बनाते हैं। ये फिर जाल नुमा संरचना बोलना चाहिए में आरबीसी फंस जाती है और इसके बाद में ब्लड क्लॉट हो जाता है। रक्त का थक्का कुछ समय बाद क्या होता है, सिकुड़ता है, और सिकुड़ने के बाद में क्या होता है, वो एक प्रकार का हल्का जो पीले कलर का पदार्थ स्त्रावित करता है, बूंदे पदार्थ की बूंदे स्त्रावित करता है, जिसको हम सीरम बोलते हैं। उसके बाद में एंजाइम कैस्केड मैकेनिज्म। तो एंजाइम कैस्केड मैकेनिज्म सबसे पहले बिक्स और मैकफार्लेन ने 1966 में दिया था। ये एक प्रकार का चेन रिएक्शन है। इसको हम कैस्केड मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक के बाद एक एंजाइम्स एक्टिव होते हैं। एक एंजाइम दूसरे एंजाइम को एक्टिव करता है, दूसरा एंजाइम तीसरे एंजाइम को एक्टिव करता है, एक तरीके से चेन बन जाती है, इसलिए हम इसको एंजाइम कैस्केड मैकेनिज्म बोलते हैं। तो सबसे पहले इसके टोटल 3 पाथवे है ब्लड क्लॉटिंग के। ये सबसे रिसेंट बोलना चाहिए थ्योरी है जो कि मानी जाती है। तो सबसे पहले इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है कि जो ब्लड के में जब ट्रॉमा होता है, इंट्रिंसिक पाथवे ब्लड वाहिनियों के अंदर होती है, इसलिए हम इसको आंतरिक बोलते हैं, आंतरिक पाथवे। तो जब ब्लड में कुछ भी ट्रॉमा होता है या ब्लड की वाहिनियां क्षतिग्रस्त अंदर से क्षतिग्रस्त होती है, तो उस वजह से क्या होता है कि ब्लड के अंदर की जो प्लेटलेट्स जो होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो क्षतिग्रस्त होने से, ब्लड की प्लेटलेट्स क्षतिग्रस्त होने से वो क्या करती है, कैल्शियम आयन के साथ में मिलकर के थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रावन करती है, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ पे फॉस्फोलिपिड होता है। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है, ये फैक्टर जो 12 जो फैक्टर होता है, वो 12 फैक्टर को, इनएक्टिव फैक्टर को एक्टिव फैक्टर में परिवर्तित करता है। फिर ये जो 12 जो फैक्टर है वो 11वें फैक्टर को, 11वें जो फैक्टर जो होता है, जो इनएक्टिव होता है, उसको एक्टिव फैक्टर में परिवर्तित करता है। फिर जो 11वां जो फैक्टर है वो 9वें फैक्टर को एक्टिव करता है, और जो 9वां जो फैक्टर है वो 8वें फैक्टर कैल्शियम के साथ में मिलकर के क्या करता है, 10वें फैक्टर को एक्टिव करता है। और ये जो 10वां जो फैक्टर है फिर ये कॉमन पाथवे में चले जाता है। उसके बाद में ये जो कॉमन पाथवे को हम बाद में देखेंगे, उसके बाद में हम देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं इंट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर 12, फैक्टर 11, फैक्टर 9 और फैक्टर 10 और 8 फैक्टर की भूमिका होती है। लेकिन जो जो एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होता है, जो कि बाहरी जब वाहिनियां बाहर से क्षतिग्रस्त होती है, तो उसके लिए एक्सट्रिंसिक पाथवे आता है उसमें। तो उसमें जब ऊतक क्षतिग्रस्त होते हैं, तो इसके द्वारा क्या होता है, कैल्शियम आयन की उपस्थिति में थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रावन होता है। ये ऊतक थ्रोम्बोप्लास्टिन को स्त्रावित करते हैं, और ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो एक प्रकार का लिपोप्रोटीन होता है। और ये जो लिपोप्रोटीन है ये क्या करता है, जो 7वां जो कारक है उसको वो एक्टिव करता है, 7वें कारक को एक्टिव करता है। और फिर ये एक्टिव जो 7वां जो कारक है कैल्शियम आयन की उपस्थिति में, जो 10वां कारक है, 10वें कारक को फाइनली एक्टिव करता है। अब हमने देखा कि जो एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे में लास्ट में 10वां कारक एक्टिव हो रहा है। अब ये जो 10वां कारक है फाइनली कॉमन पाथवे में मिल जाता है। और कॉमन पाथवे क्या होता है, जो 10वां जो कारक है वो 5वें कारक और कैल्शियम की उपस्थिति में क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिनेस जो एंजाइम है उसको एक्टिव करता है। ये प्रोथ्रोम्बिनेस एंजाइम एक प्रकार का प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रोटीन का डिग्रेडेशन या प्रोटीन को तोड़ने के कार्य आता है। तो इस प्रकार से ये प्रोथ्रोम्बिन को तोड़ता है कैल्शियम आयन की उपस्थिति में। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में परिवर्तित होता है, और थ्रोम्बिन जो है फिर फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में परिवर्तित करता है। और जो फिब्रिन जो है वो कैल्शियम आयन की उपस्थिति में 13वां जो फैक्टर है, जिसको हम फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर
कहते हैं जो कि फिब्रिन को स्टेबलाइज करता है, उसकी वजह से ये जो हार्ड फिब्रिन में परिवर्तित होता है और जालनुमा संरचना बनाता है और ब्लड क्लॉट होता है। अब हम देखते हैं फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन क्या है? फाइब्रिनोजन 3 प्रकार के ग्लोबुलर पेप्टाइड से मिलकर के बना हुआ होता है, 3 प्रकार के, जो कि 2 प्रकार के रॉड से मतलब कनेक्ट होते हैं, जिसमें कि 6 चेन पाई जाती है। ठीक है, 6 चेन मतलब 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन और 2 गामा चेन। इस प्रकार से ये बोलना चाहिए 6 पेप्टाइड चेन, है ना, 6 पेप्टाइड चेन से मिलकर के बना हुआ होता है और 3 ग्लोबुलर यूनिट से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अल्फा की एक ग्लोबुलर यूनिट होती है, बीटा की एक और गामा की एक। ठीक है, तो ये देखिए कि ये जो है ये फाइब्रिनोजन का स्ट्रक्चर है। ये अल्फा अल्फा, ये बीटा बीटा, ठीक है, और ये गामा, है ना। तो इस तरीके से तो इसमें हम देखते हैं फाइब्रिनोजन किस तरीके से फिब्रिन में परिवर्तित होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि फाइब्रिनोजन की ये का फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन जो होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें आर्जिनिन ग्लाइसिन के जो 4 जो बंध जो होते हैं, 4 बंध जो होते हैं वो टूटते हैं। और वो 4 बंध कहाँ कहाँ टूटेंगे? ये 4 जो बंध जो होते हैं ये अल्फा और बीटा, एक अल्फा के यहाँ मतलब एक अल्फा यहाँ से एक बंध टूटेगा आर्जिनिन ग्लाइसिन का, यहाँ से एक बंध टूटेगा, यहाँ से एक बंध टूटेगा और यहाँ से एक बंध टूटेगा। इस प्रकार से 4 आर्जिनिन ग्लाइसिन जो बंध जो होते हैं वो अल्फा और बीटा जो पेप्टाइड जो चेन होती है उससे वो टूटते हैं, किसकी उपस्थिति में? थ्रोम्बिन की उपस्थिति में। तो इससे क्या होते हैं कि टूटने की वजह से एक मतलब 2 पेप्टाइड जो है वो क्या होते हैं? रिलीज होते हैं, टूटते हैं, निकलते हैं। जो अल्फा जो पेप्टाइड है, एक जो होता है ए पेप्टाइड और दूसरा जो होता है बी, या बोल सकते हैं हम इसको बीटा पेप्टाइड, तो और अल्फा पेप्टाइड। तो एक जो अल्फा पेप्टाइड होता है वो 18 रेसिड्यू मतलब अमीनो एसिड से मिलकर के बना हुआ होता है, और जो बीटा पेप्टाइड जो निकलता है फाइनली वो किससे मिलकर के बना हुआ होता है? 20 अमीनो एसिड से मिलकर के बना हुआ होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रिनोपेप्टाइड्स। फिर उसके बाद में जो बचा हुआ जो होता है उसको हम फिब्रिन मोनोमर बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से इसमें से ये टूट चुका है, ये भी टूट चुका है, देखिए यहाँ कुछ भी उपस्थित नहीं है, यहाँ पे कुछ भी उपस्थित नहीं है, ये भी निकल चुका है, ये भी निकल चुका है, पेप्टाइड के रूप में, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड के रूप में निकल चुका है। इसको हम फिब्रिन मोनोमर बोलते हैं। इसमें क्या है कि निकलने के बाद में इसमें ग्लाइसिन और प्रोलीन, आर्जिनिन, ग्लाइसिन, हिस्टीन, आर्जिनिन, ये सब जो अमीनो एसिड है, ये सब अमीनो एसिड आपस में बाद में जुड़ते हैं और फिब्रिन मोनोमर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो फिब्रिन जो मोनोमर होता है, ठीक है, ये फिब्रिन मोनोमर फाइब्रिनोजन से सबसे पहली बात फिब्रिन मोनोमर का निर्माण किस तरीके से होता है ये हमने देखा। उसके बाद में ये जो फिब्रिन मोनोमर है, फिब्रिन मोनोमर किस तरीके से जालनुमा संरचना बनाते हैं वो देखते हैं। तो ये फाइब्रिनोजन जो होता है, बताया मैंने कि फाइब्रिनोजन जो टूट करके फिब्रिन मोनोमर बनाते हैं, थ्रोम्बिन जो है वो तोड़ने का कार्य करता है, और फाइब्रिनोपेप्टाइड जो है अल्फा और बीटा ए बी 2 फाइब्रिनोपेप्टाइड जो है वो बाहर निकल जाते हैं। अब फिब्रिन मोनोमर क्या होता है कि जब वातावरण के कांटेक्ट में आता है तो ये धागेनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाता है। और ये धागेनुमा संरचना शुरू में क्या होते हैं कि एक ढीले बंध से जो है जिसको हम नॉन कोवेलेंट बंध बोलते हैं, उससे वो आपस में समेकित होते हैं। ठीक है, तो और एक सॉफ्ट फिब्रिन क्लॉट का निर्माण करते हैं। अब सॉफ्ट फिब्रिन क्लॉट किस तरीके से हार्ड क्लॉट में निर्मित होता है? तो हमने देखा कि ये जो है ये फिब्रिन का जो है ये सॉफ्ट बोलना चाहिए क्लॉट है। अब ये सॉफ्ट जो फिब्रिन का जो क्लॉट है जो कि नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से हल्के बंध से बंधा हुआ है। अब इसमें क्या होता है? क्रॉस लिंक होते हैं बीच बीच में, इनमें क्रॉस लिंक हो जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है, और ये एक तरीके से हार्ड जो फिब्रिन का जो जाल है वो बनाता है। तो फाइनली जो है सॉफ्ट फिब्रिन के जाल से हार्ड फिब्रिन का जाल निर्मित होता है।
उसके बाद में हीमोस्टेटिक मतलब ब्लड कोगुलेशन की अलग अलग विधियां हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब ब्लड कोगुलेशन में किस तरीके से मतलब बहुत सारी प्रक्रियाओं से होता है, हुए गुजरता है। तो सबसे पहली जो क्रिया है उसको हम वेस्कुलर स्पेस्म बोलते हैं। वेस्कुलर स्पेस्म मतलब वेस्कुलर या वाहिनियों का संकुचित हो जाना। तो जैसे ही जब भी कोई भी अगर जो क्षति जो होती है छोटी होती है, तो उस वक्त क्या होता है कि जो रक्त वाहिनी क्या होती है कि कुछ समय बाद जो रक्त वाहिनी में क्षति होने के कारण रक्त वाहिनी जो होती है वो संकुचित हो जाती है, छोटी हो जाती है। और छोटी होने की वजह से क्या होता है कि ब्लड की जो गति जो होती है वो कम हो जाती है, वहां पे उसकी गति कम हो जाती है, तो कम मात्रा में जो ब्लड है वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से ब्लड को बचाने के लिए उपयोग होता है। तो ये क्यों होता है, जैसे ही ब्लड में की जो वाहिनी जो होती है वो क्षति होने की वजह से उसको ट्रॉमा लगता है, तो उसके अंदर की जो नर्व्स जो होती है वो मतलब उनको रिफ्लेक्स भेजती है, मतलब नर्व जो ब्रेन के द्वारा जो नर्व्स जो होती है वहां पे ब्लड वाहिनी को रिफ्लेक्स भेजती है, जिसकी वजह से ब्लड वाहिनी का संकुचन होता है। साथ ही साथ ब्लड वाहिनी के पास में कुछ मायोजेनिक कुछ मांसपेशियां पाई जाती है, जो कि ये मायोजेनिक जो कोशिकाएं जो मांसपेशियां होती है वो भी ब्लड वाहिनियों को क्या करती है, संकुचित करती है। साथ ही साथ जो कुछ फैक्टर जो होते हैं, जो लोकल फैक्टर जो ब्लड में उपस्थित रहते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, ब्लड प्लेटलेट्स, ये भी ब्लड वाहिनी को संकुचित करने में मदद करता है। ये हुआ वेस्कुलर स्पेस्म। दूसरा किस तरीके से ब्लड को रोकने या ब्लड क्लॉट में हेल्प होता है, दूसरा है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि टेम्पररी प्लेटलेट प्लग का निर्माण। तो ब्लड क्लॉट होने के पहले क्या होता है, जैसे ही जो ब्लड वेसल्स जो है वो डैमेज होती है, वहां पे बहुत सारे प्लेटलेट्स आकर के जमा हो जाती है, और कुछ समय के लिए जब तक कि ब्लड क्लॉट नहीं होता वहां पे प्लेटलेट्स का गुच्छा पाया जाता है, जिससे कि ब्लड न निकले बाहर। तो इसको हम बोलते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के कुछ समय बाद क्या होता है कि जो ब्लड के अंदर के जो फैक्टर्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से सक्रिय हो जाते हैं, और सक्रिय होने के बाद में वो फिब्रिन जो है वो फिब्रिन क्लॉट में परिवर्तित हो जाता है। फाइनली ब्लड क्लॉट होता है, एक जालनुमा संरचना में ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो जब क्षति कम होती है तो जो ब्लड जो क्लॉट होता है वो 1 से 2 सेकंड में हो जाता है, लेकिन जब क्षति बहुत ज्यादा होती है तो जो ब्लड जो का क्लॉट जो होता है वो 15 से 20 सेकंड में हो जाता है। अब ब्लड क्लॉट होने के बाद में क्या होता है, ब्लड क्लॉट होने के बाद में जो ब्लड का जो थक्का है वो क्या होता है, सिकुड़ते जाता है, थोड़ा सिकुड़ता है। सिकुड़ने की वजह से क्या होता है कि ये आसपास की जो ऊतक जो होते हैं, एंडोथीलियम की जो ऊतक है, वाहिनी के जो ऊतक है, वो आपस में थोड़ा नजदीक आते हैं। ब्लड क्लॉट इसकी वजह से, सिकुड़ने की वजह से क्या होता है, ये एक मैंने बताया था ब्लड क्लॉट जब सिकुड़ता है तो वो सीरम को स्त्रावित करता है, जो कि येलो कलर का होता है, लाइट येलो कलर का। उसके बाद में ब्लड क्लॉट होने के कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ सप्ताह बाद कि ब्लड के क्लॉट के ऊपर में क्या होता है कि जो फाइब्रस जो ऊतक जो होते हैं वो उनकी वृद्धि होती है। वो आपस में बोलना चाहिए एंडोथीलियम फाइब्रस ऊतकों की वृद्धि करती है। फाइब्रस ऊतक पूरी तरीके से ब्लड क्लॉट के ऊपर आ जाते हैं, और वो एक तरीके से क्या होता है कि जो क्षति है, क्षति को वो हील करते हैं, उसका उपचार करते हैं, और पूरी तरीके से जो हमारी जो ऊतक है वो पूरी तरीके से उसका उपचार हो जाता है, और जहाँ पे भी गड्ढा हुआ है या होल हुआ है उसको वो सील कर देते हैं। उसके में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्लड कोगुलेशन को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो पहला है विटामिन के। विटामिन के बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, महत्वपूर्ण होता है, और ये बहुत सारे फैक्टर्स के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, जैसे कि सेकंड फैक्टर, उसके बाद में सातवां फैक्टर, उसके बाद में 9वां फैक्टर और 10वां फैक्टर। ये 4 फैक्टर के संश्लेषण के लिए विटामिन के बहुत आवश्यक होता है। कैल्शियम बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करता है। कैल्शियम अगर ज्यादा मात्रा में ब्लड में पाया जाता है तो ब्लड कोगुलेशन बहुत जल्दी होता है।
हिपेरिन एक तरीके से एंटीकोगुलेंट की तरह कार्य करता है, जो कि ब्लड के में पाया जाता है, और ब्लड को ब्लड वाहिनियों के अंदर ब्लड क्लॉट का निर्माण ना हो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। उसके बाद में चौथा है हीरोडिन। हीरोडिन एक प्रकार का ऐसा फैक्टर है जो कि लीच में पाया जाता है, और लीच की जो सैलिवरी ग्लैंड्स जो होती है उसमें पाया जाता है, और सैलिवरी ग्लैंड्स में के द्वारा स्रावित किया जाता है, और ये एक तरीके से एंटीकोगुलेंट होता है। इसीलिए क्या होता है कि जब लीच किसी इंसान को का खून मतलब किसी इंसान पर चिपकता है तो वो जो उसका जो खून जो होता है वो कंटिन्यू वो क्या करता है, लेते जाता है, क्योंकि उसके सैलिवरी ग्लैंड में एंटीकोगुलेंट उपस्थित होता है, जिससे कि जिस भी एनिमल में वो चिपका हुआ है उसका ब्लड जो होता है वो क्लॉट नहीं होता। अब ब्लड बैंक में कौन कौन से एंटीकोगुलेंट उपयोग किए जाते हैं, तो ब्लड बैंक में सीडीपी उपयोग किया जाता है, ईडीटी उपयोग किया जाता है, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोस और इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये जो दो फैक्टर जो होते हैं ये ब्लड बैंक के में ब्लड में मिलाए जाते हैं, जिससे कि ब्लड जो होता है वो कोगुलेट नहीं होता, उसका स्कंदन नहीं होता। अब ब्लड फैक्टर को कौन कौन से जो फैक्टर्स जो होते हैं वो ब्लड फैक्टर को क्या करते हैं, ब्लड कोगुलेशन की क्रिया को बढ़ाते हैं। फैक्टर्स हेस्टेनिंग कोगुलेशन। तो जैसे अगर हम गर्म जगह पे चोट जहाँ लगती है, चोट लगने वाले स्थान को गर्म जगह के संपर्क में रखते हैं तो ब्लड जो कोगुलेशन की क्रिया जल्दी होती है। अगर हम चोट वाले स्थान पे थ्रोम्बिन को ऐड करते हैं या थ्रोम्बिन का इंजेक्शन लगाते हैं तो उसकी वजह से भी जो ब्लड कोगुलेशन की जो क्रिया जो होती है वो बहुत फास्ट होती है। विटामिन के का एडिशन करने से, उसका इंजेक्शन देने से या उसको खाने से भी ब्लड कोगुलेशन की क्रिया फास्ट होती है। कैल्शियम क्लोराइड के एडिशन से भी ब्लड कोगुलेशन की क्रिया फास्ट होती है। एड्रीनलिन के इंजेक्शन देने से भी ब्लड कोगुलेशन की क्रिया फास्ट होती है। और अगर हम चोटिल जो वाहिनी है उसको अगर हम किसी गीली जगह पे या किसी रफ सरफेस पे रखें तो ब्लड कोगुलेशन की क्रिया फास्ट होती है। अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि ब्लड कोगुलेशन की क्रिया को धीमा करते हैं, तो ठंडी जगह पे रखने से ब्लड कोगुलेशन की क्रिया धीमी होती है, और अगर हम गीली सतह और खुरदुरी सतह के कम अगर कांटेक्ट में रखते हैं तो ब्लड कोगुलेशन की क्रिया धीमी होती है। अगर हम कैल्शियम का प्रेसिपिटेशन कर देते हैं किसी भी क्रिया से तो उससे भी कैल्शियम की अनुपस्थिति की वजह से ब्लड कोगुलेशन धीमा होता है। और फाइब्रिनोजन का अगर हम प्रेसिपिटेशन कर देते हैं सोडियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से तो ब्लड कोगुलेशन की क्रिया धीमी होती है। और अगर हम हिपेरिन, हीरोडिन, पेप्टॉन्स, डाइक्यूमेरिन, डाइक्यूमेरॉल, एजोडाइस, चिकागो ब्लू, ट्रिपेन, रेड ब्लू, ये सब अगर हम ऐड करते हैं तो ये सब भी ब्लड का कोगुलेशन होने से रोकते हैं। थ्रोम्बोसिस क्या होता है? थ्रोम्बोसिस एक ऐसी क्रिया है जिसकी वजह से एक प्रकार का थ्रोम्बस निर्माण होता है, एक प्रकार का बोलना चाहिए थ्रोम्बस मतलब एक गुच्छा, प्लेटलेट्स का गुच्छा निर्माण होता है, जो कि किसके अंदर निर्माण होता है? ब्लड वाहिनी के अंदर। मतलब ब्लड वाहिनी के अंदर अगर ब्लड क्लॉट होता है, ठीक है, ब्लड क्लॉट पाया जाता है, थ्रोम्बस पाया जाता है, तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसिस की क्रिया बोलते हैं। ठीक है, ये ब्लड वाहिनियों के अंदर होती है। ठीक है, इस अगर कभी कभी क्या होता है कि वेस्कुलर एंडोथेलियम हमेशा अंदर से कभी हमें मतलब कुछ ना कुछ समय बाद में क्षतिग्रस्त होती रहती है, उसमें छोटे छोटे होल्स निर्मित होते हैं, गड्ढे निर्मित होते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे प्लेटलेट प्लग का निर्माण हो जाता है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वहाँ पर प्लेटलेट प्लग का निर्माण होने से जो ब्लड जो है ब्लड ठीक तरीके से फ्लो नहीं हो पाता। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसमें ब्लड आसानी से फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रक्त वाहिनी की एंडोथेलियम अंदर से क्षतिग्रस्त होने से यहाँ पे बहुत सारी प्लेटलेट्स आकर के जमा हो गई है, तो ये एक थ्रोम्बस का निर्माण करती है। तो यहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो जाता है जिससे कि रक्त जो है वो अच्छी तरीके से नहीं जा पाता। ठीक है, जब ये कोरोनरी आर्टरी, हार्ट की कोरोनरी आर्टरी के अंदर जब थ्रोम्बोसिस का निर्माण होता है तो उसको हम कोरोनरी थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। लेकिन जब ब्रेन की ब्लड वाहिनियों में
थ्रोम्बोसिस का निर्माण होता है तो उसको हम सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस कहते हैं। अभी देखिए कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो फाइब्रिनोजन की अगर कमी होती है, फैक्टर 1 की कमी होती है, तो उसकी वजह से ए फाइब्रिनोजेनेमिया बीमारी होती है। ये जो बीमारी जो होती है वो बहुत रेयर, बहुत कम लोगों में पाई जाती है। और ये जो है इसका जो कारण जो होता है वो एक प्रकार की ये कॉन्जेनिटल आनुवांशिक रोग होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि क्रोमोसोम में कुछ क्रोमोसोम में किसी जीन, फाइब्रिनोजन जीन की अनुपस्थिति की वजह से क्या होता है कि ये जो फैक्टर है वो इसका संश्लेषण नहीं हो पाता। ये एक आनुवांशिक रोग है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन, इस फैक्टर की सेकंड फैक्टर की कमी की वजह से हाइपोप्रोथ्रोम्बिनिया होता है। ठीक है, ये जो है ये रेयर नहीं है और पर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद में जो ये जो बीमारी है ये विटामिन के की कमी से होती है। विटामिन के का संश्लेषण आंतों के द्वारा होता है। आंतों यकृत आंतों के द्वारा होने के बाद में ये क्या होता है कि पित्त के द्वारा मतलब इसका जो मतलब अवशोषण होता है लीवर में होता है। ठीक है, तो विटामिन के की कमी अगर होती है तो उसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन ठीक तरीके से नहीं बन पाता। ठीक है, साथ ही साथ अगर लीवर की बीमारियां होती है जैसे कि लीवर सिरोसिस या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है कि जो लीवर में जो पित्त जो होते हैं उनका संश्लेषण नहीं होता और पित्त का संश्लेषण नहीं होने की वजह से पित्त जो है विटामिन के को लीवर में अवशोषित नहीं होने देता और इसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनता। तो इस ये कारण होता है। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरा जो है आठवां जो फैक्टर है, आठवां फैक्टर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर की कमी की वजह से हीमोफीलिया ए होता है। ये बहुत कॉमन है और ये एक सेक्स लिंक्ड डिसीज है क्योंकि ये जो कारक है इसका जो जीन जो है वो एक्स क्रोमोसोम में उपस्थित होता है। ये मादाओं के द्वारा संचारित होता है नर में, लेकिन मादा इसकी कैरियर होती है। उसके बाद में दूसरा जो नौवा जो फैक्टर है क्रिसमस फैक्टर की कमी की वजह से हीमोफीलिया बी होता है। ये इसकी तुलना में हीमोफीलिया ए की तुलना में हीमोफीलिया बी जो है वो कम प्रतिशत लोगों में पाया जाता है। ये भी एक तरीके से सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, डिसीज है। उसके बाद में पांचवा प्रोएसिलिन वजह की कमी की वजह से स्यूडो हीमोफीलिया होता है। ये भी एक प्रकार से आनुवांशिक बीमारी होती है। उसके बाद में स्टेबल फैक्टर की वजह से भी स्यूडो हीमोफीलिया होता है। स्ट्रॉट फ्लावर फैक्टर, पीटीए, हैगमैन फैक्टर, ये सब फैक्टर की वजह से स्यूडो हीमोफीलिया होता है। और ये जो स्यूडो हीमोफीलिया जो है ये सब आनुवांशिक रोग होते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। और इन सब फैक्टर्स की कमी की वजह से क्या होता है कि हम ब्लीडिंग होती है, रक्त स्त्राव होता है, सॉफ्ट टिश्यू से रक्त स्त्राव होता है, तो इन सब की वजह से ब्लीडिंग होती है। अब हम देखते हैं कोगुलेशन टाइम क्या होता है। कोगुलेशन टाइम रक्त का थक्का जमने का समय। रक्त के बाहर निकलने से रक्त जैसे ही कोई टिश्यू क्षतिग्रस्त होती है उसके क्षतिग्रस्त होने से लेकर के रक्त के थक्का जमने तक का टाइम को हम कोगुलेशन टाइम बोलते हैं। ब्लड के निकलने से ब्लड के थक्का जमने का टाइम ये अलग अलग चीजों के संपर्क में आने से अलग अलग होता है। अगर रक्त को ग्लास ट्यूब में रखा जाए तो उसका जो कोगुलेशन टाइम रक्त को का थक्का जमने के लिए 6 से 17 मिनट लगते हैं। सिलिकोनाइज्ड ट्यूब में 19 से 60 मिनट लगते हैं। कैपिलरी ग्लास ट्यूब में रखा जाए तो 3 से 4 मिनट लगते हैं। इसका जो नॉर्मल टाइम है 2 से 8 मिनट के बीच में रक्त का थक्का जो है वो जम जाता है। अब क्या होता है ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम मतलब कितने समय तक के ब्लड जो है वो बहता है, उसको हम ब्लीडिंग टाइम कहते हैं। रक्त के मतलब रक्त के निकलने से रक्त के थक्का जमने तक के मतलब ब्लड कब तक के फ्लो होता है उसको हम ब्लीडिंग टाइम बोलते हैं। ये एक तरीके से मेडिकल टेस्ट है जो कि प्लेटलेट्स के फंक्शन को मतलब प्लेटलेट्स किस तरीके से कार्य ठीक तरीके से कर रही है कि नहीं कर रही है उसके लिए हम इसका मतलब मेडिकल टेस्ट करते हैं, ब्लीडिंग टाइम निकालते हैं। ये ज़्यादातर उन पेशेंट्स के लिए निकाला जाता है जिसमें कि ब्लीडिंग बहुत देर तक के होती है और
इसमें पेशेंट मतलब कब तक के ब्लीड, हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर देम टू स्टॉप ब्लीडिंग, मतलब कब तक के ब्लीड, जब कब तक के रक्त स्त्राव हो रहा है और कितना टाइम लगेगा उसको ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, उसी को हम ब्लीडिंग टाइम बोलते हैं। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 3 से 10 मिनट होती है और ये अलग अलग पर्सन में अलग अलग होती है। तो थैंक यू। ब्लड जो कोगुलेशन का जो चैप्टर है यही समाप्त होता है।